सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 में हमने देखा कि जेजू आइलैंड रेड ख़त्म हो चुकी है। जिन्बू को अब इंटरनेशनल स्तर पर फेम मिल चुका है और लास्ट एपिसोड में सभी लोग फ्यूनरल अटेंड करके वापस जा रहे होते हैं। बट यहाँ पर एनिमे ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट स्किप कर दिया। वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ये मैं आगे वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। तो जब जिन्वू फ्यूनरल के बाद घर जाने के लिए अपनी कार के पास जाता है तो उसकी मुलाकात होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के एक सीनियर ऑफिशियल से, जिनका नाम होता है एडम वाइट। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स अमेरिका की एक हंटर्स एसोसिएशन है और एडम वाइट यहाँ पर स्पेशली जिन्वू से मिलने आए होते हैं। एडम वाइट जिन्वू को बताते हैं कि उनके पास एक बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सुनकर जिन्वू को नेचुरली शक होता है और वो पूछता है कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन इतनी ही क्रूशियल है तो आप फिर मुझे क्यों बता रहे हो ये। तो एडम वाइट बोलते हैं कि इसमें आपका और हमारी फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स दोनों का ही फ़ायदा है। पर जिन्वू का शक कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिलायबल है भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए जिन्वू कहता है कि ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में, तो बाद में रीशेड्यूल कर लेते हैं मीटिंग, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो ये कहकर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। तो अब जैसे ही जिन्वू अपनी कार में बैठने वाला होता है, एडम वाइट बोलता है, अपग्रेडर इज एन अवेकेंड बीइंग हु कैन एनहांस द एबिलिटीज ऑफ अनदर अवेकेंड बीइंग। मतलब अपग्रेडर एक ऐसा पावरफुल पर्सन है जो दूसरे लोगों की एबिलिटीज को और एनहांस कर सकता है, उन्हें और स्ट्रांग बना सकता है। अब ये सुनकर जिन्वू इज फाइनली इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि पूरे सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में जिन्वू के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास लेवल अप करने की एबिलिटी हो या जिसके पास सिस्टम जैसी एबिलिटी हो। तो ये अपग्रेडर वाला कंसेप्ट सुनकर जिन्वू इज फाइनली क्यूरियस। इसके बाद जिन्वू और एडम वाइट फाइनली फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलने पहुंच जाते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर का नाम होता है माइकल कॉनर्स। माइकल कॉनर्स बिना टाइम वेस्ट किए जिन्वू के सामने एक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट रखता है और उसे अमेरिकन सिटीज़न बनने का ऑफ़र देता है। अब जिन्हें नहीं पता, इमिग्रेशन हम उसे कहते हैं जब आप अपने कंट्री को छोड़कर बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहने चले जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली माइकल कॉनर्स जिन्वू को कोरियन सिटीज़न से अमेरिकन सिटीज़न बनने का ऑफ़र दे रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जिन्वू कोरिया का हंटर नहीं बल्कि अमेरिकन हंटर कहलाएगा अगर उसने ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो माइकल कॉनर्स एक लेडी को अंदर बुलवाते हैं। इन मोहतरमा का नाम है नॉर्मा सेलर। पूरे वर्ल्ड में यही सिर्फ एक ऐसी इंसान है जो किसी भी अवेकेंड बीइंग की एबिलिटीज़ को और एनहांस कर सकती हैं, उनके पोटेंशियल को और बढ़ा सकती हैं और उनके लेवल को और ऊंचा ले जा सकती हैं। ऑफ कोर्स जिन्वू को डाउट होता है, पर नॉर्मा सेलर के लिए अब तक ये यूजुअल बन चुका है, क्योंकि जब तक कोई उनकी पावर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना कर ले तब तक उनकी पावर में कोई विश्वास नहीं करता। बट एक बार किसी ने उनकी पावर का स्वाद चख लिया तो फिर वो बार बार मांगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, हर किसी को अपनी पावर्स बढ़ानी है, हर किसी को अपने पोटेंशियल के बियॉन्ड जाना है। ये सब नॉर्मा सेलर जिन्वू को बताती हैं। अब टाइम है थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए। सोलो लेवलिंग की दुनिया में नॉर्मल ह्यूमंस तो होते ही हैं। जो नॉर्मल ह्यूमंस अवेकन हो जाते हैं उनके पास नई पावर्स आती हैं और हम इन्हें बोलते हैं अवेकेंड बीइंग्स। इन अवेकेंड बीइंग्स की एक लिमिट होती है जिसे ये पार नहीं कर पाते और इसकी वजह से लगभग इनकी पूरी लाइफ में इनका रैंक सेम ही रहता है। रैंक ई, डी, सी, बी और ए, ये सब अवेकेंड बीइंग्स हैं, पर इन सब की एक लिमिट है जिन्हें ये पार नहीं कर पाएंगे। जो हंटर्स या जो अवेकेंड बीइंग्स इस लिमिट को पार कर जाएं, वो जाते हैं एक सेकेंड अवेकनिंग के अंदर और आगे चल के ये हंटर्स बनते हैं एस रैंक। जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं उन सब की सेकेंड अवेकनिंग हुई है। अब नॉर्मा सेलर जो हैं वो एक अवेकेंड बीइंग को उसकी सेकेंड अवेकनिंग के पार भी ले जा सकती हैं, वो इतनी पावरफुल हैं और ये वो जनरली 3 स्टेज में कर पाती हैं। माइकल कॉनर्स जिन्वू को बताते हैं कि हर साल
सिर्फ 3 या 4 अवेकेंड बीइंग्स ही ऐसे हैं जो नॉर्मा सेलर की हेल्प ले पाते हैं, क्योंकि नॉर्मा सेलर को अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करने के बाद काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यही नहीं, नॉर्मा सेलर किसी भी अवेकेंड बीइंग की स्ट्रेंथ को 20% से 30% तक बढ़ा सकती हैं। अब अगर आपको याद हो, वांग डोंगसू, ये हंटर कोरिया का एस रैंक हंटर था, बट इसने अपनी सिटीजनशिप कोरिया से अमेरिकन करवा ली थी। क्यों? क्योंकि इसको यही ऑफ़र मिला था। इसने अपनी पावर्स नॉर्मा सेलर की हेल्प से और ऊपर बढ़ाई थी, और इसकी वजह से इसने एक डील साइन करी थी जिसने इसको कोरियन हंटर से अमेरिकन एस रैंक हंटर बना दिया। इसके अलावा नॉर्मा सेलर की पावर्स सीक्रेट रखी गई हैं और उनकी सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है। उनको सैलरी दी जाती है और इसके बदले में नॉर्मा सेलर अमेरिका के हंटर्स का रैंक और बढ़ाती है। माइकल कॉनर्स कहता है कि एक बार आप फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के हंटर बन जाओ तो हम आपको अपने टॉप प्रायोरिटी बना देंगे। आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ में आप अपनी चॉइस की कोई भी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो अमेरिका में। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मा सेलर और माइकल कॉनर्स दोनों के दोनों जिन्वू को लालच दे रहे हैं, क्योंकि ये हर बार ही काम करता है उनके लिए। अब ऐसे बेनिफिट से कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, राइट? अब यही नहीं, नॉर्मा सेलर जिन्वू को इवन ये तक बताती हैं कि वो अपनी पावर्स यूज़ करके जिन्वू की लिमिट हटा देंगी, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज तक। अब उनको पता है कि एक बार जिन्वू की फर्स्ट स्टेज वाली लिमिट हट जाएगी तो वो सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए वापस आएगा, और तब वो उससे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स साइन करवा लेंगे और उसे कोरियन हंटर से अमेरिकन हंटर बनवा देंगे। तो जिन्वू कहता है कि ठीक है, आप फ्री में कर रहे हो तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मा सेलर जिन्वू को बोलती हैं कि मेरी आंखों में देख और मैं तेरी फर्स्ट स्टेज लिमिट हटा दूंगी। माइकल कॉनर्स मन ही मन सोच रहा है कि जिन्वू को लालच देके उन्होंने फंसा लिया। एक बार नॉर्मा सेलर जिन्वू की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके उसका लेवल बढ़ा देंगी तो जिन्वू सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए अपने आप उनको कांटेक्ट करेगा। अब माइकल कॉनर्स ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी नॉर्मा सेलर चिल्लाती है बहुत ज़ोर से। ऐसी ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम सुनकर पूरे रूम में हाहाकार मच जाता है। नॉर्मा सेलर डर के मारे अपने आप को पकड़ लेती हैं। माइकल कॉनर्स शॉक में। गार्ड्स जिन्वू की तरफ गन पॉइंट करते हुए, एडम वाइट गार्ड्स को रोकते हुए, और जिन्वू तो बस कन्फ्यूजन में बैठा रहता है। जिन्वू को कोई आइडिया नहीं है कि नॉर्मा सेलर ने उसकी आंखों में क्या देखा और वो क्यों चिल्लाई। वो तो बस कन्फ्यूजन और शॉक्ड एक्सप्रेशन लेकर बैठ रखा होता है। माइकल कॉनर्स पूछता है, मिस सेलर आप ठीक तो हैं? क्या बात है? पर नॉर्मा सेलर डर के मारे पैरालाइज हो रखी होती है। यहाँ पर हमको एक छोटा सा बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिलता है। जब गार्ड्स ने गन जिन्वू की तरफ पॉइंट की तो एडम वाइट इमीडिएटली उनको रोकता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये किसकी तरफ गन पॉइंट कर रहे हो, तुम जानते भी हो ये कौन है? देन माइकल कॉनर्स एडम वाइट की तरफ जाकर उसके कान में बोलता है कि अगर तुमने ये हरकत थॉमस आंद्रे या लियू जिगांग के साथ की होती, उसके ऊपर गन पॉइंट की होती, तो अभी तक हम सबकी गर्दनें उड़ चुकी होती इस रूम में। अब ये छोटा सा मोमेंट हमें दिखाता है कि इवन दो जिन्वू एस रैंक है और इतने हाई स्टेटस पे है, फिर भी वो कितना हम्बल है। मेरे ओपिनियन में ये चीज़ जिन्वू को और ज़्यादा लवेबल बनाती है, और इसकी वजह से मैं जिन्वू की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए कैरेक्टर। इसके बाद माइकल कॉनर्स जिन्वू के पास जाके उसे बोलता है, लगता है आज मिस सेलर की तबीयत ख़राब है, तो अगर हम मीटिंग थोड़ा रीशेड्यूल कर लें सर, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो जिन्वू कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना मीटिंग रीशेड्यूल, मुझे इन्फॉर्म कर देना और मिल लेंगे हम बाद में। तो माइकल कॉनर्स थैंक यू बोलता है और एडम वाइट उसके बाद जिन्वू को बाहर एस्कॉर्ट करता है। जिन्वू के जाने के बाद माइकल कॉनर्स नॉर्मा सेलर के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? और नॉर्मा सेलर डर में सिर्फ यही बोल पाती हैं, ही इज़ अ किंग एंड अ पावरफुल वन एट दैट। मैंने आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जब मैं अपनी पावर्स यूज़ करके उसकी लिमिट चेक करने के लिए उसके अंदर झांक रही थी, तब वो भी मेरे अंदर झांक रहा था। उसके अंदर कुछ है, कुछ डरावना,
and he has no limit to his powers. ये इम्पोर्टेंट पार्ट या मीटिंग एनीमे ने कम्प्लीटली स्किप कर दिया था। ये पार्ट ज़रूरी है क्योंकि हमें इससे थोड़ी बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग मिलती है और वांग डोंग सू के कोरिया छोड़कर अमेरिका जाने का रीज़न भी मिलता है। वांग डोंग सू को अपना पोटेंशियल बढ़ाने का मौका मिला, साथ ही साथ उसे अमेरिका के टॉप प्रायोरिटी मिलने का प्रॉमिस किया गया और यही नहीं, उसको अपने पसंद की कोई भी गिल्ड चूज़ करने का मौका मिला। इतने सारे बेनिफिट्स मिलने के बाद वांग डोंग सू ने कोरिया छोड़कर अमेरिका जाना सही समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं और आप और क्या देखना पसंद करें। मैं सोच रहा हूं कि सोलो लेवलिंग पर और ज़्यादा वीडियो बनाऊं क्योंकि मेरा स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे एडिटिंग में मज़ा भी आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई टिप्स वगैरह हैं तो ज़रूर कमेंट्स में टाइप करके मुझे बताइए। थैंक यू।